सर्वोपरि है गुण मानव के, सर्वोपरि है आत्मा। बिना मन को निर्मल किए बन ना सकोगे परमात्मा। परमात्मा जो बनना चाहो मगर बन सको अगर महान इंसान। अपने मन में दया का भाव भरकर कीजिए मानव जाति का कल्याण। जी हाँ, हमारे आज की शानी कोटा में एक ऐसे ही शख्सियत से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन ऐसे लोगों के नाम समर्पित किया है जो खुद अपनी पहचान खो देते हैं, या फिर यूं कह लीजिए जो मानसिक रूप से तंदुरुस्त नहीं होते। ऐसे लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के बीच में अपनी पहचान जिन्होंने बनाई है उन्हीं का नाम है मिस्टर ML अग्रवाल। आज हम उनके सामने आपसे रूबरू करवा रहे हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पल जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। अगर दिल के अरमानों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की जाए तो कोई वजह नहीं कि सपने पूरे नहीं हो सके। अपने जीवन संघर्षों से ऐसा ही संदेश देने वाली शख्सियत है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। सीकर जिले के छोटे से गांव प्रीतमपुरी में जन्मे और व्यवसाय पिता की संतान डॉक्टर अग्रवाल को बचपन में प्रारंभिक शिक्षा के 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। स्कूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाली डिस्पेंसरी को देखकर उनके मन में चिकित्सक बनने का सपना पलने लगा, लेकिन स्कूल में विज्ञान वर्ग की पढ़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन मैट्रिक स्तर तक अर्थशास्त्र विषय की शिक्षा लेनी पड़ी। हालांकि उन्होंने मैट्रिक के बाद विज्ञान विषय की पढ़ाई शुरू कर दी। विषय बदलने पर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चिकित्सक बनकर ही दम लिया। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी मेहनत और लगन से देश ही नहीं विदेश में भी सफल मनोचिकित्सक के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को भी बखूबी समझा है। वे कोटा के कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो लीजिए, मुखातिब है हमारे सामने जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ML अग्रवाल। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम शानी कोटा में। नमस्कार। ये बताएं सर कि सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैं एक बहुत ही छोटे से गांव का आदमी हूँ। सीकर ज़िले में प्रीतमपुरी एक जगह है और मुश्किल से वहाँ उस समय जब मैं था 2-2.5 हज़ार की पॉपुलेशन होगी और छोटा सा गांव, वहाँ न बिजली थी, न पानी था, न सड़क थी, पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल थी। वहाँ मेरे पिताजी जो एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने बाद में तो अभी वहाँ पे एक हाई स्कूल भी उनके नाम से चलती है। तो ये मेरे पिताजी जो थे, पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस समय लाहौर, इस्लामाबाद वहाँ आर्मी कैंटीन्स का कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन बाद में आके वो एक तो उनके पास एग्रीकल्चर बहुत लैंड्स थी, एग्रीकल्चर का काम किया करते थे, साथ में बिजनेस किया करते थे वो। लेकिन उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छा एजुकेशन, जहाँ जैसा हमारा वातावरण था उसके हिसाब से अच्छा एजुकेशन सबको दिलाया। और माताजी हमारी हाउसवाइफ थी। अभी परिवार की पृष्ठभूमि अभी के बारे में, तो अभी मेरी पत्नी जो हैं वाइफ, शायद आपने नाम सुना हो, डॉक्टर अरुणा अग्रवाल, शहर की जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो शहर से हैं, वो हमेशा जयपुर में ही पैदा हुई, जयपुर के पास, और जयपुर में बड़ी हुई और उन्होंने LKG से और MS तक जयपुर में किया है। और मेरे एक पुत्री है बड़ी, वो डॉक्टर है आजकल दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल जो है उसके अंदर, साकेत के अंदर, वो इमरजेंसी मेडिसिन की डॉक्टर है। दूसरा जो लड़का है छोटा, वो IT इंजीनियर है और टाटा कंसल्टेंसी में काम करता है। आजकल दिल्ली में जो टाटा इंडिकोम है उसका पूरे दिल्ली का IT का इंचार्ज है। उसके एक लड़का और एक लड़की है। ये हमारा बिटिया के भी एक लड़की है। छोटा सा परिवार है और ये मेरी परिवार। वैसे हम 6 भाई बहन होते थे, बहन तो हमारी नहीं थी, पर 6 भाई थे और उनमें से 3 अभी भी कोटा में हैं यहाँ पे हम, और एक भाई की फैमिली भी यहाँ कोटा में। ये तो रही आपके परिवार की बात, लेकिन ये बताएं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? क्या सोचा आपने इस क्षेत्र में आने के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और एक मेरे ज़िंदगी के पुराने पहलू को आपने छू दिया इसमें, कि मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। मैं छोटे से गांव का था, वहाँ पे मैं बायोलॉजी थी और वहाँ जब मैं मेरे पास के
गांव में जा पढ़ता था। हमारे यहाँ से करीब 5 किलोमीटर वहाँ पे हाई स्कूल थी। उसमें जब पढ़ता था तो हम हॉस्पिटल जाया करते थे। छोटा सा एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी उस गाँव में। तो उस डॉक्टर के पास जाते थे। गरीब मरीजों की जो जिस तरह से व्यवहार होता था, गरीब मरीजों की देखभाल कम होती थी, मतलब गांव के मरीजों की अपेक्षा वहाँ कोई नहीं थी। तो मैं वहीं जाके सोचा करता था मेरे को डॉक्टर बनना है और एक ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज़ हैं खासकर उनकी स्पेशल सेवा करनी। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे उस स्कूल में पहले आजकल जैसे 11th में सब्जेक्ट लेते हैं, उस समय 9th क्लास में सब्जेक्ट लिया करते थे। तो उस स्कूल में साइंस नहीं थी और पास के थोड़ी दूर के टाउन में घर वालों ने भेजा नहीं मेरे को, तो मेरे को कॉमर्स दिला दी गई और कॉमर्स सब्जेक्ट मैंने ले लिया। कॉमर्स में बहुत अच्छा था, 100% बुक कीपिंग में मेरे नंबर्स भी आया करते थे, मैथ्स में भी 100% आते थे। लेकिन मेरी जो रुचि थी वो बायोलॉजी की तरफ हो रही थी। उस समय मेरे को डॉक्टर बनने की इच्छा प्रबल हो रही थी। तो 10th मैंने कॉमर्स से कर लिया। उसके बाद में मेरे ब्रदर उस समय भोपाल में कॉन्ट्रैक्टर थे, वो किस छुट्टियों में आए हुए थे। उस समय मैट्रिक के पास मैं उनके साथ वहाँ चला गया, वहाँ भोपाल चला गया और वहीं उनके साथ पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला ले लिया। भोपाल के अंदर जब उन्होंने भी मेरे को कॉमर्स की कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। लेकिन मेरी इतनी रुचि प्रबल थी कि मैं चुपचाप गया और विषय उस समय चेंज कर सकते थे। 10th के बाद वैसे यूजुअली नहीं कर सकते थे, पर उनसे कहे कि उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे कॉमर्स में इतने बढ़िया नंबर हैं, वो जानते भी थे कि आपके ब्रदर का इतना बढ़िया बिजनेस है, फिर क्यों करना चाहते हो, डॉक्टर को केवल 150 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहे 150 रुपये में गुजारा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय मैं सब्जेक्ट चेंज कर गया। शुरू में मेरे को 10th के बाद में एकदम से ABCD भी नहीं आती, बहुत दिक्कत आई और अवहेलना भी मेरे को होती थी टीचर्स की भी, क्योंकि मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं थी 9th-10th में। तो 11th में जब एकदम से लिया तो दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे मैंने पिकअप किया और जब 11th का रिजल्ट आया तो सब टीचर्स की भी ओपिनियन चेंज हो गई और धीरे धीरे मैं इस लाइन में बढ़ता चला। तो कॉमर्स से साइंस की फील्ड में आना शायद मुश्किल था। ये बहुत ही मुश्किल का काम था और 6 महीने तक जो मेरी वहाँ हालत हुई, क्योंकि वो स्टेट भी मेरी चेंज हो गई और मैं जो जाता था तो बहुत ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था क्योंकि सवाल आते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके और जो मेरी मैथ्स और बुक कीपिंग में जो वो मेरे बहुत काम आया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में थोड़े दिन में वो जो रेगुलर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझाने लग गया। वो जो मैथ्स थी उसमें फिजिक्स में मेरे बहुत काम आई और वो ही मेरे को आगे लेके गई। तो आपका कमांड इतना अच्छा था कि आप उसमें न्यूमेरिकल्स में भी बहुत अच्छा परिपक्व थे, मतलब हम कह सकते हैं। उससे मेरे को बहुत फायदा मिला। उससे आपको बहुत फायदा मिला। ये तो रही बात चिकित्सा क्षेत्र की। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आपको सामाजिक संगठन और कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। सामाजिक संगठन तो मैं बहुत सारे से जुड़ा हुआ हूँ शहर के अंदर भी। जैसे पहले अपन लें तो राजस्थान राज्य भारत स्काउट, जो एक बहुत बड़ी संस्था विश्व की NGO है, उसका कोटा मंडल में हमारे 6 जिले आते हैं। जैसे कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर है, करौली है, बारां है। तो ये सब जिले आते हैं। इस मंडल का मैं डिविजनल प्रेसिडेंट, जिसको प्रधान बोलते हैं, वो हूँ पिछले 8 साल से। क्या बात है। और उसके अलावा रोटरी इंटरनेशनल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी को मैंने 83-84 में था, तो गवर्नर के अलावा ऑलमोस्ट मैं सभी पदों पे काम कर लिया और बेस्ट प्रेसिडेंट, बेस्ट क्लब अवार्ड, बेस्ट असिस्टेंट गवर्नर अवार्ड, ये सभी लिए हैं। और आजकल मैं डिस्ट्रिक्ट में कई सारे असाइनमेंट्स हैं मेरे पास और उसमें मुख्य है आजकल एक नई पोस्ट रोटरी में मैंने क्रिएट करवाई है, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मेंटल हेल्थ को कोई निगलेक्टेड विषय था ना, तो उसके ऊपर अवेयरनेस के लिए एक नई पोस्ट चेयर। तो 3 साल से मेरे को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मेरे को ही बना रहे हैं मेंटल हेल्थ का, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम में काम आता है। तो रोटरी से जुड़ा हूँ। इसके अलावा मेंटल हेल्थ से और नशे से जितनी भी NGO काम करती हैं, मेरे को उन सब से जुड़ा हूँ। शहर की इतनी NGO से मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जुड़ी हुई हैं कि किसी ने सवाल किया कि आप कोई NGO क्यों नहीं बनाते, अपना NGO क्यों नहीं बनाते। अभी के पहले हमने बनाई भी थी संवेदना समिति के नाम से, जो डॉक्टर सानी आजकल चलाते हैं। अच्छा, पहले तो हाँ, पर मैं कभी भी मैं उनसे यही जवाब दिया कि मैं एक बनाऊंगा NGO तो मैं उससे जुड़ के रह जाऊँगा। आज शहर की सारी NGO मेरे साथ है और मैं उन सब का ही सदस्य हूँ। तो बहुत सारी संस्थाएं, अभी जैसे 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाएंगे। शहर की सभी संस्थाएं आगे मेरे साथ जुड़ेंगी, वो कार्य करेंगी। वो अग्रवाल न्यूरो साइकिट्री सेंटर, वो भी एक स्वयंसेवी संस्था की तरह ही मैं उसको चलाता हूँ। वो जो हमारा जो सेंटर है, जिसमें
हमारे मरीज भर्ती होते हैं उसको भी ग्रामीण मरीजों का ध्यान रख के उसी हिसाब से चार्जेस रख के एनजीओ की तरह उसको चलाता हूँ। और सारे अवेयरनेस प्रोग्राम में वो अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर की तरफ से हम खर्च भी करते हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात रहेगी जारी, आप कहीं मत जाइएगा। हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थान पत्रिका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लीजिए चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से आगे उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर। ये बताएं कि आप इतनी व्यवस्था रहती है, इतने बिजी रूटीन में घर को कैसे समय दे पाते हैं? ऐसा है कि जब घर को जैसे आवश्यकता होती टाइम देना पड़ता है। हर आदमी को यदि तनाव से बचना है तो घर और वर्क के बीच में बैलेंस करना चाहिए। पर मेरा सौभाग्य की बात ही है कि मेरी सारी लायबिलिटी पूरी हो गई। बिटिया अपने जॉब पे वहाँ रहती है अपने परिवार के साथ, बेटा अपने परिवार के साथ। यहाँ हम दोनों रहते हैं पति पत्नी। और उसमें मेरी पत्नी जो है खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो इस बात को अच्छी तरह समझती है हमारे प्रोफेशन के हिसाब से टाइम की वैल्यू, और वो खुद भी बिजी रहती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती तो कि परिवार के लिए बहुत टाइम देना। जब टाइम की ज़रूरत थी जब भी हम टाइम दिया करते थे तो दोनों में बैलेंस तो करना ही पड़ता। आपकी स्पेशलिस्ट के साथ सोशल स्टिग्मा भी लगा हुआ है, इसका क्या कारण? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये हमारी जो स्पेशलिटी है सोशल स्टिग्मा इसके साथ, जिसको हम हिंदी में सामाजिक अभिशाप कह सकते हैं, ये लगा हुआ है न केवल कोटा के अंदर, इंडिया के अंदर, वर्ल्ड ओवर लगा हुआ सोशल स्टिग्मा हमारे यहाँ ज़्यादा है। वर्ल्ड में अभी भी जो मैं ऑस्ट्रेलिया में पेपर पढ़ता हूँ उसमें भी सोशल स्टिग्मा कैसे दूर किया जाए और प्रोएक्टिव एक्शंस हम क्या ले रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये सोशल स्टिग्मा का क्यों है आपने, उसके मुख्य दो ही कारण हैं। एक तो क्या है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य का मतलब नहीं, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं वो हमेशा मानसिक बीमारी के बारे में सोचते हैं, और जहाँ मानसिक बीमारी के बारे में बात वो सोचते हैं तो सीधा उनके बारे में एक ही दिमाग में आता है पागलपन, साइकोसिस जिसको कहते हैं, मैडनेस जिसको कहते हैं, कि वो केवल साइकेट्री का मतलब पागलपन से समझते हैं, मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन से। तो पहली तो ये चीज़ कि वो मेंटल हेल्थ का मतलब नहीं होता उनको पता। दूसरा, मानसिक बीमारियों की भी बात करें तो उनकी क्या प्रकार होते हैं वो नहीं जानते, किस कारण से होते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पुराने जन्मों का ये कोई फल मिल रहा है, या भूत प्रेत का छाया आ गया, पितरों की छाया आ गई, या कुछ चुड़ैल लग गई, या कोई और अंधविश्वास ये कारण है। आजकल वास्तव में इसके कारण हैं वो अभी भी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते। तो ये स्टिग्मा के दो मुख्य कारण हैं, बीमारियों का प्रकार नहीं पता होना, उनके कारण पता नहीं होना, और उनके कारण हो पता भी हैं तो भी वो सामाजिक अभिशाप की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह से वो दिखाने में नहीं आते। तो जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, मैं आपको बताना चाहूँ, What is the basic difference between the mental health and mental disorders? ये तो मानसिक स्वास्थ्य की जो मैं परिभाषा बताई, और मानसिक स्वास्थ्य तो आदमी का उस समय से डेवलप होना चालू हो जाता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है उसी समय से माँ की हेल्थ का भी उस पर असर पड़ता है, डिलीवरी के टाइम का भी असर पड़ता है, उसके बाद में स्कूल के एनवायरनमेंट का, घर के एनवायरनमेंट का, उनके लर्निंग का, हर चीज़ इस पर अफेक्ट करती है। वहीं से डेवलपमेंट हो जाता है। एक दिन में किसी का मानसिक स्वास्थ्य नहीं बदला जा सकता, नहीं बन सकता। दूसरा होता है मतलब फंक्शनल में क्या है, ब्रेन में ऐसी तरह का कोई आपको कोई कारण नहीं मिलेगा, कोई सीटी स्कैन में नहीं मिलेगा, कोई ब्रेन मैपिंग में नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ में आपको कारण नहीं मिल सकता इसका। तो ये इस तरह के जो फंक्शनल होते हैं वो को भी हम तो मोटे भागों में, एक साइकोसिस जिसको हम वास्तव में पागलपन कहते हैं, आप लेमैन की भाषा में, जो इस तरह के सिम्टम होते हैं पागलपन के, वो उसको साइकोसिस बोलते हैं। दूसरा न्यूरोसिस, उसको न्यूरोसिस बहुत साधारण बीमारियाँ होती हैं,
और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखने को मिलती है, पर लोग उसको समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते हैं बहुत देर हो जाती है। उसमें खास तौर से डिप्रेशन की है, हिस्टीरिया की बीमारी है। डिप्रेशन की जो आप बात बता रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोटा जैसे कि शैक्षणिक नगरी है, बाहर से काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, तो क्या कारण होता है कि पढ़ाई के चलते वो अधिकतर डिप्रेशन में आ जाते हैं, और इसका निदान भी क्या है? हाँ, डिप्रेशन जो बच्चों में आ जाता है उसको एक अलग से सब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ बच्चों में, इसको मैंने अच्छी तरह से एनालिसिस भी किया है। रोज़ हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आते हैं। मैं हमारे साइकेट्रिस्ट के पास तो इसलिए वहाँ के पास देर से पहुँचते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वहाँ से रेफर होते हैं, ICU में भर्ती हो जाते हैं, हाइपर वेंटिलेशन होता है, डिप्रेशन होता है, कई सारी उनमें बीमारी होती हैं। एक तो नॉर्मल जो पॉपुलेशन में होती है वो तो होंगी, दूसरा हमारे यहाँ इतने बच्चे इकट्ठे हुए, पूरे थ्रू आउट इंडिया से बच्चे आए हुए हैं, और सब अपने अपने जगह जो बच्चे हैं अपने अपने जगह टॉपर्स रहे हुए हैं। राइट फ्रॉम LKG तो 10th-12th में जब यहाँ आते हैं, जब तक बच्चे टॉपर रहे हुए हैं, और यहाँ आते हैं जब सारे टॉपर से यहाँ इकट्ठे होते हैं, और जुलाई के अंदर जो पहला टेस्ट होता है टॉपर्स के अंदर, जब बच्चे का फर्स्ट रैंक में या फर्स्ट 5 में आने वाला बच्चा, और जब 600-700 रैंक आती है, जब टॉपर्स में कंपटीशन होगा तो नेचुरली कुछ लोग पीछे जाएंगे, तो उसमें उसकी वजह से कुछ बच्चे जब रैंक पिछड़ते हैं तो वो बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कई तो उनके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अच्छा सर, ये अभी तो आपने कुछ बीमारियां के नाम हमें बताए, लेकिन क्या ऐसी और भी कई बीमारियां हैं जो लोगों के अंदर देखी जाती हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा था, डिप्रेशन से बता रहा था। उसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, फोबिया न्यूरोसिस होता है, और डीपर्सनलाइजेशन न्यूरोसिस होता है जिसमें, और इसके अलावा जो साइकोसिस में जब बात कर रहे थे, साइकोसिस के अंदर MDP बाइपोलर जो होते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, उसमें आदमी कभी तो बहुत तेज़ी में आता है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है जिसमें तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, दूर शक बहम होने लग जाता है, मियाँ का बीवी का मियाँ पे, या वैसे लगने लग जाता है पुलिस पकड़ने आ रही है, लोग मेरे को पकड़ लेंगे, या मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ें, जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं उनका डिसऑर्डर उसमें हो सकता है। तरह तरह की स्मेल भी आ सकते हैं, शरीर पे चींटे रेंगते हुए भी नज़र आ सकते हैं, तो तरह तरह की बीमारी शक में उसमें हो जाते हैं, और कई बार वो काम पे जाना बंद कर देता है, बिना मतलब के एब्सेंट रहने लग जाता है, बिना मतलब के जॉब चेंज कर लेता है, सुबह घूमने भी जाएगा तो अकेला जाएगा नहीं, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी बोलते हैं। वैसे तो गहराई में अपन इस पर पूरे दिन भी चर्चा कर सकते हैं। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि बीमारी में जैसे सिर दर्द है, एक साधारण सी बीमारी होती है, अक्सर लोगों में मिलता है, अक्सर इसका इलाज गलत होता है। ज़्यादातर सिर दर्द टेंशन हेडेक की वजह से होता है, इवनिंग में ज़्यादातर जो होता है टेंशन, लोग पर उसके लिए कई माइग्रेन की गोलियां खाते रहते हैं, CT स्कैन MRI वो कराते रहते हैं, साधारण सी बीमारी होती है, पर हम समझ नहीं पाते, इसलिए इन बीमारियों को हम अधिक गहराई या तो समझ नहीं पाते, या सोशल स्टिग्मा की वजह से, तो इसकी वजह से हम इसको इलाज नहीं कराते हैं, और इलाज के लिए जाते हैं तो जब जाते हैं जब इसको बहुत बढ़ जाती है और काफ़ी नुकसान हो चुका होता है, तो ये गंभीर हो जाती है बीमारी जब जाते हैं। ये सादा और बीमारियाँ, ये वैसे तो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, वो भी साइकेट्रिक बीमारियाँ होती हैं, जो यौन समस्याएं होती हैं, जो नशे की प्रवृत्ति, ये भी एक साइकेट्रिक की बीमारियों में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आता है। बच्चे माता पिता से एडजस्ट नहीं करते, वो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज बच्चों में होती हैं, वो भी साइकेट्रिक बीमारियाँ होती हैं। ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो साइकेट्री में आती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इतने समय चलते क्या कभी कोई ऐसा मरीज आया जो टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल रहा हो? हैंडल करना तो मेरे लिए तो टफ नहीं था, पर वैसे मरीज़ तो अक्सर आते हैं जो मुश्किल से कई बांध के लाते हैं और वायलेंट होते हैं, कई बार मुश्किल होती है उनको टैकल करने में, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया कि जिसको मेरे को टैकल नहीं कर पाया। सर, इतने तहत इतने मरीजों को संभालते हैं आप, इतने समय तक आप लोगों से जुड़े रहते हैं, तो इन सब के बावजूद आप अपने आप को रिफ्रेश कैसे कर पाते हैं? रिफ्रेश कैसे कर पाते हैं, तो जब मैं वैसे तो रात को इतना थक जाता हूँ काम करते करते, तो उसके बाद में रिफ्रेश करने के लिए मैं या तो TV वॉच करता हूँ या म्यूज़िक सुनता हूँ। ज़्यादातर तो आजकल म्यूज़िक से ज़्यादा TV का ज़्यादा हो गया, सीरियल्स वगैरह देखने का, और या फिर रात को इंटरनेट पे बैठता हूँ। इंटरनेट पे तो ज़्यादातर मैं अपनी जो सब्जेक्ट समझी या कहीं लेक्चर लेना है उसकी जानकारी लेटेस्ट लेने के लिए उसके लिए बैठता हूँ, यही करता हूँ। बाकी पहले मैं बैडमिंटन खेला करता था और उसमें मेरा रुचि थी, और छोटे छोटे गेम्स तो पहले भी टेबल टेनिस या बैडमिंटन ज़्यादा। सीरियल्स आप देखते हैं, तो क्या आपका कोई फेवरेट सीरियल भी है? फेवरेट सीरियल्स कौन सा है? मेरे को तो आजकल वो सीरियल्स इतने लंबे हो जाते हैं कि किसी को कंटिन्यू नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। तो इसलिए इतने लंबे हो जाते हैं कि मेरा टाइम
मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता उनके हिसाब से। फिर भी लेट नाइट में कोई आते हैं तो मैं देख लेता हूँ। फेवरेट सीरियल्स का तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, पर जो भी होता है देख लेता हूँ। पर आजकल जो सीरियल्स के अंदर महिलाओं के जो षड्यंत्रकारी ऐसा पिक्चर दे रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको मैं इसी वजह से सीरियल्स आजकल कम देखने लगा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा दिखाते हैं जितना हमारा इंडिया में है नहीं, उससे ज़्यादा इतना षड्यंत्रकारी और इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जो हमारे आगे के लिए अच्छा नहीं। ये बताया कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, कोई ऐसा लक्ष्य जिसको पाकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है? लाइफ के अचीवमेंट्स तो होते हैं, पर जो जिसको मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट कह सकता हूँ वो, और जो मेरी इमेजिनेशन से बाहर था जो मेरे को मिला, वो है वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ का आर.सी. हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2005, जो मेरे को हांगकांग में जिस सम्मान के साथ दिया गया, वो मेरा लाइफ अचीवमेंट है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि ये जो अवार्ड है 2004 के अंदर विश्व में वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ, जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन ने चालू किया था, 2004 में मैंने नॉमिनेशन भी नहीं भरा था, 2005 में मैंने नॉमिनेशन मजाक में भर दिया था और वो अवार्ड मेरे को मिल गया। और मैंने तो 5-6 महीने तक उसका रिजल्ट भी नहीं देखा, मेरी वेबसाइट चेंज हो गई, वो खबर भी नहीं पाया। 5-6 महीने में फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी जब मेरे को पता लगा। और हांगकांग में जिस सम्मान के साथ ये मेरे को दिया, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और साथ ही खुशी की बात यह है कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था पेपर पढ़ने के लिए, वहाँ पे WHO में कम्युनिटी अप्रोच फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ 20 मिनट का मेरा पेपर था। वहाँ जब मेरे को एक लेटर सेक्रेटरी जनरल मेंटल हेल्थ वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ द्वारा दिया गया, बंद लिफाफा मैं खोल के देखा तो उन्होंने, बड़ी खुशी की बात ये थी कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट वर्ल्ड में अभी तक ये अवार्ड फर्स्ट 2004 का स्पेन को मिला है, 2005 का मेरे को, 2006 का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया के बाद 2007 का पुनः ये मेरे को सेलेक्ट किया गया। और अगले साल ग्रीस के अंदर ये अवार्ड जैसे हांगकांग में दिया था, वहाँ पे वर्ल्ड कांग्रेस है, उसके अंदर ही मेरे को दिया जाएगा। तो ये बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वैसे तो मैंने रोटरी लेवल पे ध्यानचंद गोल्ड मेडल है, जो इंडिविजुअल कम्युनिटी सर्विस के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में दिया जाता है। तो 93-4 के अंदर जो नशा मुक्ति के ऊपर और ये पल्स पोलियो के कार्यक्रम के ऊपर जो मैंने कार्य किया था, तो पूरा जो ये ध्यानचंद गोल्ड मेडल वो मेरे को अवार्ड दिया गया। ये ध्यानचंद गोल्ड मेडल जो है वो हमारी रोटरी की डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जो छपती है हर साल, उसमें हर साल उसमें एक पेज होता है जिसमें आज तक किसको मिला, तो पूरा हर साल उसमें छपता है हिस्ट्री के अंदर। तो बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड था। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार ने मेरे को जो अवार्ड दिया था वो भामाशाह पुरस्कार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है वो दिया था, क्योंकि मेरे जो जिस स्कूल से मैं पढ़ के निकला था उसमें भी मैंने कुछ वहाँ पे डोनेशन कमरे वगैरह बनाए थे जो मेरे पिताजी के नाम से, तो उसलिए राजस्थान सरकार ने दिया था। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उसने मेरे को 2 साल पहले 26 जनवरी पे जो सम्मान दिया था, और वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सर्टिफिकेट के अंदर जो उन्होंने लिखा है कि हिस्टोरिकल सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर एम. ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बात। आपके जीवन का अभी भी कोई ऐसा लक्ष्य जो पूरा ना हुआ हो या आप करना चाहते हैं? मेरा जीवन का अब लक्ष्य बच गया है, वो यही है कि जो पहले लक्ष्य था वो तो बच्चों को सेटल कर दिया, बच्चे अपने अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको एजुकेट कर दिया, वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। अब मेरा लक्ष्य जीवन का यही है कि जो मेंटल हेल्थ के साथ स्टिग्मा है इसको कैसे भी ख़त्म किया जाए। और इसके लिए मैं ये जो अवार्ड है इसीलिए मेरे को दिया गया है कि वर्ल्ड के अंदर जो मैं एक्टिविटी जहाँ कर रहा हूँ, मेलों में प्रदर्शनी लगाना, झांकियाँ करना और ये जो भी काम कर रहा हूँ ये वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट माना गया है। तो मेंटल हेल्थ प्रमोशन के साथ जो मैं ऑलरेडी जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं उनको कम से कम व्यय में अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिले, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। जैसे हमारे यहाँ जैसे हमने व्यवस्था कर रखी है बिजली की, पानी की, अच्छे शुद्ध पानी की, जनरेटर की, हर तरह की जो सुविधा होनी चाहिए हर हॉस्पिटल में, उस तरह की सुविधा उनको मिले, क्योंकि वो भी इंसान है, वो साइकेट्रिक बीमारी से ग्रस्त भी इंसान है, वो उनको भी वही सर्विसेज मिले। तो मेरी अभी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है समाज सेवा करना और समाज के कैसे भी जितना भी काम आ सकूं वही मेरा लक्ष्य। जाते जाते सर क्या आप कोटा के लोगों को संदेश देना चाहेंगे? कोटा के लोगों के लिए मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि एक तो मेंटल हेल्थ प्रमोशन
में वो पूरी भागीदारी निभा रहे हैं, वैसे ही निभाते रहें, क्योंकि यहाँ के एनजीओ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन मेंटल मरीजों के साथ होता है वो नहीं करें। मेंटल मरीजों का उपवास नहीं करें। जो साइकेट्रिक बीमारी से ग्रस्त हो गया है उसको मरीज समझते हुए उसका उपवास नहीं करते हुए, उसको डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस में भी नहीं होना चाहिए, उसकी फैमिली में भी नहीं होना चाहिए और सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। उसका साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और उसको एक अच्छे से अच्छी इलाज दिलाना चाहिए। क्योंकि जो मरीज होते हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने को बीमार नहीं मानते और इलाज की आवश्यकता नहीं। उस समय घर वाले और सोसाइटी वाले उसकी कैसा उसके लिए डिसीजन लेते हैं वही उसकी ज़िंदगी को बनाता बिगाड़ता है। टाइमली अच्छी सुविधा इलाज की करते हैं तो उसकी ज़िंदगी बन के वापस अच्छा नागरिक हो जाता है, प्रोडक्टिव नागरिक, नहीं तो सोसाइटी पे पैरासाइट हो जाता है। तो ये मैसेज उनके लिए यही है कि आप मेंटल हेल्थ से जो ग्रस्त मरीज है उनकी उपेक्षा नहीं करें, उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, उपवास नहीं करें और उनसे अच्छे अच्छे इलाज की व्यवस्था करें। तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी, एक मतलब महायज्ञ में आहुति के बराबर होगा। थैंक यू सर। वेलकम। डॉक्टर अग्रवाल विश्व स्वास्थ्य संगठन से 2005 में सम्मानित होना अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इसी पुरस्कार के लिए डॉक्टर अग्रवाल को 2007 में फिर से चुना गया है। अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के बाद डॉक्टर अग्रवाल अब पूरी तरह से समाज सेवा में जुड़े हैं। अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल स्वयंसेवी और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। धरती पर हिमालय से महान बनने के लिए, आकाश में सितारों के साथ चलने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए क्यों ना कुछ हम भी नया करें, नया सोचें। एक वचन खुद से लें बुलंदी पर पहुंचने का। जाते जाते एक बार फिर सलाम हमारी कोटा की शान के नाम। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुखातिब होंगे कोटा की नई शख्सियत के साथ। तो दीजिए इजाज़त आपकी होस्ट और दोस्त निधि को। अगले हफ्ते तक के लिए अलविदा। और हाँ, जाते जाते दिल से कहते रहें शान कोटा।